नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 का जो विषय है अर्थशास्त्र, इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक्स का, आज हम लोग सेट 1 के कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश में जो दिया गया है सो कुल प्रश्न जो होंगे 140 होंगे। प्रश्नों की संख्या जो होगी 140 होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है सो 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए जो है सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आगे देखिए प्रश्न अब 1 नंबर से यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रश्नावली की जो है सो एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रश्न के उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रश्नों में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रेंड्स, सांख्यिकी का जनक जो है सो किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक जो है सो गॉटफ्राइड एकेनवॉल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन जो है सो किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन जो है सो अल्फ्रेड मार्शल का है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन जो है सो सत्य है? मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में जो सो कौन सा कथन सत्य है? तो सही व्याख्या करना कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, सही व्याख्या करना कठिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रेंड्स, परास का क्या अर्थ है? परास का क्या अर्थ होता है? तो अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है फ्रेंड्स, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुणात्मक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स, किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है? किस सारणी में पंक्ति जो सो शीर्षक को कहा जाता है? तो अवशीर्ष को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अवशीर्ष। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? आयत चित्र जो है सो किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो संतत चर के लिए बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, संतत चर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं? तो प्राप्त भागफल को जो है सो क्या कहते हैं? तो समांतर माध्य कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, समांतर माध्य। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर में 10 में है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्य का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन जो है सो 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो चतुर्थक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चतुर्थक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? मानक विचलन के सापेक्ष माप को जो है सो क्या कहा जाता है? तो परास गुणांक कहा जाता है, विचरण गुणांक कहा जाता है, विचलन गुणांक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस माप की गणना में परीक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो किससे जो है सो निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्य विचलन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है। 14 में है, अधिक किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 है तथा समांतर माध्य जो है सो 50 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? जब आप विचरण गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 32%। अगर आप लोग विचरण गुणांक का सूत्र नहीं जानते हैं तो मैं इसका सूत्र जो है सो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, सहसंबंध गुणांक 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो संख्यात्मक माप, सहसंबंध का संख्यात्मक माप जो है सो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखीय सहसंबंध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है फ्रेंड्स, यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक हो तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो सहसंबंध गुणांक का मान जो होगा सो 1 होगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में, कोटि संबंध के विकास का श्रेय जो है सो किसे जाता है? कोटि संबंध के विकास का श्रेय जो है सो किसे जाता है? तो स्पीयर मैन को जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पीयर मैन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में
औसत परिवर्तन को मापता है। तो कौन जो है सो खुदरा कीमतों को औसत परिवर्तन में मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे जो है सो भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आधार अवधि की मात्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आधार अवधि की मात्रा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारतीय सूचकांक, ये सभी को क्या कहते हैं? सापेक्षिक महत्व को बताने वाला सूचकांक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है सो कृषि से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? योजना आयोग का गठन जो है सो 1950 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1950। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत की अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है सो कौन सी है? तो 12वीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 12वीं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है सो किस वर्ष की गई थी? तो 1991 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है फ्रेंड्स, 25 में है, विनिवेश का उद्देश्य, विनिवेश का जो सो उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का उद्देश्य जो है सो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है सो विनिवेश का उद्देश्य होता है। अब आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में फ्रेंड्स, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण जनता की आजीविका का जो मुख्य आधार है सो क्या होता है? तो कृषि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, कृषि, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का जो है सो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है सो भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है सो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2005। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी जो है सो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर जो है सो मानव पूंजी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्यूटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है फ्रेंड्स, 31 में दिया गया है मानव विकास है, मानव का विकास इसमें से किससे हो सकता है? तो देखिए, एक साधन, बी है एक माध्य, एक साध्य, सी में है साधन एवं साध्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधन एवं साध्य दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में फ्रेंड्स, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक जो है सो उत्तरदायी है? तो परिवहन का विकास है, शहरीकरण है, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, आधारिक संरचना के अंतर्गत जो है सो क्या आता है? तो आधारिक संरचना के अंतर्गत बिजली आता है, सिंचाई आता है, सड़कों का निर्माण आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है सो किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1975। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश होता है। तो क्या होता है? ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अधिक होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इनमें से जो है सो ऊर्जा को कौन सा जो है सो गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है सो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? कौन जो है सो स्वास्थ्य
के निर्धारण का सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, जैविक खाद्य को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है क्यों माना जाता है? तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसलिए जैविक खाद को जो है सो सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन जो सो कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो रोजाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो है सो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।